हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल समावेशी पाठशाला एसपी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों को पता होगा कि स्टेट एग्ज़ाम 2025 14 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, यानी कल 14 अक्टूबर है और कल से आपका एग्ज़ाम होगा। तो सामाजिक विज्ञान के यानी कि 9 से 10 जो चैप्टर बनता है आपका, 4 सब्जेक्ट है ना, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। इन चारों सब्जेक्ट में से चुनिंदे क्वेश्चन लेके आए हुए हैं हम, 60 क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद ही हेल्पफुल होगा। यकीन मानिए आप सभी लोग, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनने वाला है। ठीक है ना फ्रेंड, याद रखना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है और आप सब लोग ध्यान से पढ़िए। चैनल पर नए रहेंगे तो सबसे पहली बात कहेंगे आपसे कि चैनल को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा फ्रेंड, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है ना, तो जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन, जब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद का सत्र ना चल रहा हो। बताएंगे तो संसद का सत्र कब नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश कब जारी कर सकता है। और पूछ रहा है आर्टिकल, अनुच्छेद पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में जो है अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो आर्टिकल 130 इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय, अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला कौन सा रिट हम आदेश देते हैं वी कमांड का अर्थ रखता है, जिसका उपयोग किसी लोक अधिकारी को उसका कर्तव्य करने का आदेश देने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, बताएंगे क्या राइट आंसर होगा इसका। तो सही उत्तर क्या होगा, मैंडेमस, परमादेश। सही उत्तर इसका हो जाएगा मित्रों बी, परमादेश। परमादेश में आदेश की बात होती है। चलें आगे बढ़ते हैं, सही उत्तर बी होगा। थोड़ा सा जान लेते हो, परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि हम आदेश देते हैं। क्या होता है कि हम आदेश देते हैं। ठीक है ना फ्रेंड, किसी लोक अधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। याद रखना, किसी लोक अधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने के लिए क्या होता है, जारी किया जाता है। ठीक है ना, याद रखना, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, लिखा है कि भारत में कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है जहां श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। बताइए, तो संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, या फिर आपका क्या बनेगा, मौसमी बेरोजगारी, या फिर चक्रीय बेरोजगारी। बताएंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, थोड़ा प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में जान लेते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है ना, ये होता है आपका, प्रच्छन्न बेरोजगारी में आवश्यकता से अधिक लोग काम पर लगे होते हैं और यदि कुछ श्रमिकों को हटा दिया जाए तो भी कुल उत्पादकता प्रभावित नहीं होता है। ठीक है ना, जिसका अर्थ है सीमांत उत्पादकता, याद रखना। चलिए बताएं, आप बताएंगे पुरुष सूक्त जिसमें 4 वर्णों का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का की उत्पत्ति का उल्लेख है, किस वेद में है। आप बता सकते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताएंगे सी होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड सी, सही उत्तर सी हो जाएगा। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 5 नंबर पढ़ेंगे। देखिए लिखा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, मुझे पता है कि क्वेश्चन आपको पता हो गया होगा, तो वीडियो स्किप करके तुरंत चले जाते हैं दूसरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ ना, चुपके से इसको पढ़ लीजिए बस आराम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बिहार स्टेट 2025 के एग्जाम में आपको जरूर से ज़रूर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 100% की गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ज़रूर मिल सकते हैं, यकीन पूरा है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है ना,
और बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, याद रखना। ध्यान से पढ़िएगा, चुपके से पढ़ लीजिए, धीरे से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिए। 75% मार्क्स लाओगे, जनरल कैटेगरी में रहोगे, अदर स्टेट से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब सिलेक्शन मतलब क्वालिफाई हो जाएंगे। जब BPSC 4 में बैठेंगे आप ना, TRE 4 में, तो वहाँ पे सिलेक्टेड आप हो जाएंगे। यही सब क्वेश्चन भी उसमें भी पूछेगा, याद रखना। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? चलिए, तो किस में की जा सकती है आपको पता होगा, 356, 352, 360, 365 किस में होगा? तो सही उत्तर मित्रों इसका हो जाएगा 360, राइट आंसर टी होगा इसका, ठीक है, 360, ठीक है ना। 352 में आपको पता होगा, ये तो बाहर आक्रमण से रक्षा के लिए यहाँ पे लगाया जाता है। 352, 356 राष्ट्रपति शासन राज्य में, ठीक है, जब राज्य का संवैधानिक तंत्र भंग हो जाता है, ये सब आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए लिखा है, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? अपनी गुफा मंदिरों और शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। बताइए, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी जो अपनी गुफा और मंदिरों के लिए, शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है? तो कांचीपुरम, मदुरै, वातापी, बादामी या फिर तंजौर। बताइए कौन सा आपका सही उत्तर हो रहा है? देखते हैं। सही उत्तर इसका सी होगा, ठीक है ना। आप जो लगाए होंगे, तो जो सही उत्तर सी लगाए होंगे तो उनका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो बी लगाए होंगे उनका गलत होगा, ठीक है ना। ऐसे एग्जाम में भी गलत होगा आप लोगों का। ध्यान से पढ़िए, कहाँ ध्यान आप सब लोगों को, बताइए ध्यान से पढ़िए, ध्यान कहाँ है, इस पर ध्यान दीजिए। वो तापी यानी कि आधुनिक बादामी, ठीक है, पश्चिमी चालुक्य वंश की राजधानी थी और ये अपने रॉक कट मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए, भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? बताइए, सकल घरेलू या फिर उपभोग व्यय या प्रति व्यक्ति आय या कुल निर्यात मूल्य? बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो गरीबी रेखा के आकलन के लिए हम किस विधि का उपयोग करेंगे? प्रति व्यक्ति आय की या फिर सकल घरेलू उत्पाद की? बताएंगे क्या होगा? तो हमारे ख्याल से सही उत्तर इसका हो जाएगा सी। देखते हैं। भारत में गरीबी आकलन के लिए खपत ग्रामीण न्यूनतम मूल्य उपयोग किस सारी के द्वारा बनाया गया है? उपभोग व्यय। सही उत्तर इसका ये होगा। तो जिसने ए उत्तर लगाया होगा उन सभी लोगों का उत्तर सही होगा, ठीक है ना। उन लोगों का सही उत्तर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर ए बनेगा आप सभी लोगों का, ठीक है ना, उपभोग व्यय पे। तो भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए उपभोग व्यय का सही उत्तर बनेगा, उस विधि को अपनाया जाता है। यानी कि मेरा भी उत्तर गलत हुआ और जो सी डी लगाए होंगे उनका भी गलत होगा, यानी कि ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए मिलकर पढ़ते हैं हम सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा है मित्रों। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था जिसका भारतीय नेताओं ने काला कानून कहकर विरोध किया? आप सभी लोग पता होगा, लगभग 90% लोगों को रॉलेट एक्ट जो था ना 1919 में लागू किया गया था। देखिए 1919 में लागू किया गया था रॉलेट एक्ट, जिसे कहा गया काला कानून। यहाँ पर ये था कि ना जिसने सरकार को बिना किसी मुकदमे के लोगों को हिरासत में लेने का अधिकार दिया था, ठीक है ना। लोगों को हिरासत में लेने का अधिकार मतलब ये हुआ था कि इसमें कि बिना किसी मुकदमे या बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया जाता था, इसलिए इसे कहा गया काला कानून। अंग्रेज इतना ख़राब थे ना, अब क्या कहा जाए कि मतलब आप रोड पे जा रहे हो, कुछ 2-4 लोग मिलके कोई बातें कर लो, बहस कर लो, कोई कारण नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं, अंग्रेज आया, अंग्रेज पुलिस आई, पूछी क्या बात है, कुछ नहीं, ऐसे ऐसे तुम तड़ाका हुआ, कुछ नहीं, मतलब ले जाके बंद कर देते जेल में। ये मान के चलो जैसे मन मर्जी जिसको चाह लेंगे उसको बंद कर देंगे, ठीक है ना। उसी के विरोध में उसे कहा गया था काला कानून 1919 रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया था? PCS में पूछा गया था, ये क्वेश्चन आया था PCS में पिछली बार, ठीक है ना, इस बार नहीं। तो इसका क्या सही उत्तर होगा? 110 जो अनुच्छेद आर्टिकल 110 ना, ये धन विधेयक के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धन विधेयक को प्रभावित करता है और बताता है कि किस मामलों में इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है धन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 10 चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। पृथ्वी की सबसे
ऊपरी और सबसे पतली परत को क्या कहते हैं? तो क्रस्ट कहते हैं, कोर कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं या मेंटल कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, जिनका उत्तर जो है ना ए सही हो रहा होगा, बिल्कुल वो उनका सही उत्तर ए ही होगा मित्रों, ठीक है ना। क्रस्ट होगा, क्या होगा? क्रस्ट होगा उन सबका उत्तर, बिल्कुल सही क्रस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हैं। देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था? बताइए, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन था? तो 8वीं, 7वीं, 5वीं, तीसरी, हमारे ख्याल से तो 5वीं होगी ना। चलिए देखते हैं किसका क्या सही होता है। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 8वीं। तो जो भाई साहब लोग, जो भाई ए लगा रहे होंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 8वीं योजना में पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि मानव संसाधन विकास किया जाए। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना भूलिएगा मत, एग्जाम में यहाँ से सही करके आइएगा। इसमें था शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। पूछ भी सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर किस अनुसूची में, ठीक है ना। तो बताएंगे 8वीं अनुसूची में। किस पंचवर्षीय योजना में? 8वीं अनुसूची में, ठीक है ना। आप बताएंगे, क्या बताएंगे? किस पंचवर्षीय योजना में पूछेगा कि ये तीनों थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तो आप बताएंगे 8वीं योजना में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए आमिर को ही नामक विभाग किस क्षेत्र में संबंधित है? बताइए, सेना में, न्याय में, या फिर डी कृषि राजस्व में? बताएंगे। तो सही उत्तर क्या बनेगा? हमारे ख्याल से तो भाई राजस्व में बनेगा। देखिए, कृषि में बनेगा। क्या होता? कृषि हो जाएगा इसका। तो भाई जो सही उत्तर अपना सी लगा रहे होंगे उनका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए, दीवाने आमिर कोही की स्थापना जो थी ना, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास और किसानों को ऋण देने के लिए ना की थी। याद रखना इस चीज़ को। चलिए, भारी आवाज़ भी आपको आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? बताइए, अनुच्छेद 22, 21 या अनुच्छेद 19 या 20? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो आर्टिकल क्या हो जाएगा? आर्टिकल आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही उत्तर बी हो जाएगा। बताएंगे आप कौन सा उत्तर होगा? सही उत्तर बी हो जाएगा। जीवन का अधिकार भाई ना, इसमें 21 होगा, ठीक है ना। आर्टिकल बी सही बोले। तो कह सकते हैं कि ये एक मौलिक अधिकार है। क्या? आर्टिकल 21 किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित न करने की गारंटी देता है। ये याद रखना। चलिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए लिखा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? बताएंगे। अनुच्छेद 40। क्या है? अनुच्छेद 40। सही उत्तर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। सही उत्तर भी हो जाएगा इसका। 15, भारत का संविधान किस देश के संविधान से न्यायिक स्वतंत्रता की अवधारणा ली गई? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। फिर पढ़ेंगे आप लोग, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? बताइए। 10 वर्ष के लिए। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है ना, थोड़ा इजी भी आपको मिलेंगे यहाँ से। चलिए, लिखा है कि गांधी इरविन समझौता कब किया गया था? 1931 में, ठीक है ना। 18 नंबर क्या है कि हरित क्रांति का संबंध किससे था? तो कृषि उत्पादन से था। फिर आप पढ़ेंगे, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या था? कानून बनाना, कानून लागू करना, कानून की व्याख्या करना। तो न्यायपालिका कानून है, कानून को लागू करना। सही उत्तर बी होगा इसका। कानून की व्याख्या करना, ओ माई गलत हुआ है। तो भाई साहब जिनका जो ना सही उत्तर सी होगा ना, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। कानून की व्याख्या करना सही उत्तर इसका हो जाएगा सी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। आप सभी लोगों को तो जुबान पे रटा होगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। राइट आंसर ये होगा इसका। बताएंगे, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता बताएंगे सिंधु नदी। जानते नहीं कि सिंधु नदी कहाँ है? तो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। सही उत्तर सी हो जाएगा आपका, ठीक है ना।
चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पेड़ को काटने से रोकना, नदी प्रदूषण रोकना, वन्यजीव शिक्षा की रक्षा या खेती सुधारना। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। क्या है कि पेड़ को काटने से रोकना। भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? बताइए। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। चलिए, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। बिल्कुल सही बात है। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी कब की थी? बताएंगे। तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बताइए बताइए, शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 में हुई थी। याद रखना 1930 में, शुरुआत 1930 में हुई थी। चलिए बताएंगे, ब्लैक होल ट्रेजेडी किस शहर में घटित हुई? बताइए। कोलकाता में। चलिए बताइए। सी यानी कि कोलकाता में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। राइट आंसर भी होगा। भारत में योजनाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में योजनाओं की शुरुआत 1991 में हुई थी, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना भी थी। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 552। कितना है? 552। बिल्कुल सही, राइट आंसर डी। 30 क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। अभी 30 क्वेश्चन और रहेगा। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? बताएंगे। अजंता की गुफा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है, राइट आंसर भी होगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताएंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना भारत में वित्त मंत्रालय करता है। किस? केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय। बिल्कुल सही बात है। तो जिनका सी सही हो रहा होगा उनका बिल्कुल सही बात है, सही क्वेश्चन होगा। उत्तर सी होगा। CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आपको पता है गुलामगिरी नामक पुस्तक ज्योतिबा बाबाराव फूले ने लिखी थी। ज्योतिबा बाबाराव फूले, महात्मा ज्योतिबा बाबाराव फूले ने लिखा था। क्या पूरा नाम पढ़िए और बताइए। इन्होंने और किस समाज का? सत्यशोधक समाज की स्थापना भी इन्होंने ही किया था। ज्योतिबा बाबाराव फूले, महात्मा ज्योतिबा बाबाराव फूले। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि नील दर्पण नामक का संबंध किस आंदोलन से था? बताइए। तो नील दर्पण जो है ना आंदोलन जो था ना, वो आंदोलन नील से आंदोलन संबंधित था। चलिए क्वेश्चन 20 को होगा, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने बनवाया था? तो आपको पता होगा समुद्रगुप्त ने बनवाया था। द्रविड़ आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो द्रविड़ आंदोलन जो था ना वो आपका सही उत्तर क्या होगा? तमिलनाडु से था। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत भाई साहब विनोबा भावे ने की थी। याद रखना। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार छत्तीसगढ़ पठार या मालवा पठार या दक्कन पठार या छोटा नागपुर पठार। तो भारत का सबसे बड़ा पठार क्या है? दक्कन का पठार। राइट आंसर क्या होगा? गंगा नदी का उद्गम कहाँ से? हिमानी गंगोत्री से होगा। राइट आंसर होगा। भारत में मानसून किस दिशा से आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। सही उत्तर भी होगा इसका। किस राज्य में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है? बताइए। असम में होता है सर्वाधिक चाय का उत्पादन। चलिए बताएंगे, नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो विक्टोरिया झील से या टिटिकाका झील से या बालकास झील या फिर सुपोरिया झील से? विक्टोरिया झील से। क्या? बिल्कुल सही बात, सही उत्तर होगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? एंडीज, रॉकी, अल्पस या हिमालय? तो आप बताएंगे एंडीज की रॉकी। बताएंगे एंडीज। बिल्कुल सही उत्तर भी होगा इसका। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1930, 1920, 1942? बताएंगे। 1947 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। बिल्कुल सही बात है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन और करो या मरो का नारा इसी में दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। याद रखना, ठीक है। एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था और एक ये था। तो इसमें भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। तो नागरिकता का उल्लेख संविधान किस भाग में है? तो नागरिकता उल्लेख जो है संविधान के 3 भाग में ना होकर के भाग 2 में होगा। भाग 3 में क्या होगा? नीति निर्देशक तत्व की बात होगी कि मौलिक अधिकार की बात होगी। बताएंगे। भाग 3 में मौलिक अधिकार होगा, भाग 4 में PPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व की बात होगा।
संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है ना, लोकसभा अध्यक्ष बुलाता है। क्या देखिए, राष्ट्रपति बुलाता है। बिल्कुल सही। तो जिनका भी सही होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोकसभा अध्यक्ष लगाएंगे उनका नंबर कटेगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है स्थित। दिल्ली में। चलिए, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। आप बताएंगे भारत की राष्ट्रीय आय सबसे बड़ा योगदान किसे दिया? मतलब भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र से बताएंगे? किसी उद्योग या सेवा क्षेत्र खनन से। भारत का राष्ट्रीय आय का स्रोत किसी से है बताएंगे? सही उत्तर सेवा क्षेत्र से होगा। जिनका सी होगा सही, सेवा क्षेत्र बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सही उत्तर ए हो जाएगा आपका। सही उत्तर क्या होगा? ए हो जाएगा आपका। बिल्कुल सही उत्तर है ए हो जाएगा आपका। सही उत्तर ए, याद रखना, सही उत्तर ए आपका हो जाएगा। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी बताएंगे? 1935 में। ठीक है ना, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। 1952 सफेद क्रांति का समय किससे था? सफेद क्रांति का समय किससे था? दूध उत्पादन, कपड़ा उद्योग या गेहूं उत्पादन से बताएंगे? सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भैया? सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दूध उत्पादन से होगा। पुलिस में, यूपी पुलिस में पूछा गया था ये क्वेश्चन एक बार, जब यूपी पुलिस 2019 में हुआ था। चलिए, 18 में हुआ था। और ऊर्जा से नहीं होगा। चलिए, दूध उत्पादन दूध से, राइट मतलब भी होगा। 53 नंबर आप लोग देखेंगे ध्यान से। भारत का पहला राज्य, भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही है, ये तो जुबान पर रटा है। बी, आंध्र प्रदेश का सही उत्तर होगा। आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? जो देश में चुनाव आयोग के लिए जिम्मेदार है बताएंगे? सही उत्तर है 2000। क्वेश्चन हम आप सभी लोगों को ऐसा करवाएंगे ना SST का, आप लोग पूरा उसमें से उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा एकदम, याद रखना। आप शुरू कर दिए हैं पूरा। तो सही उत्तर पहले इसका देख लेते हैं। डी होगा 324, चुनाव आयोग का गठन। चलिए, सही उत्तर हो गया। उसके आप चलिए हम लोग 55 नंबर पढ़ते हैं। पीसी महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था जिसने भारी औद्योगिकरण पर बल दिया बताएंगे? पहली, चौथी, तीसरी से क्या था? चलिए देखते हैं। तो दूसरी योजना से था सही उत्तर। जिनका सी सही हो रहा होगा बिल्कुल सही जा रहे होंगे। थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम लोग। देखिए लिखा है कि दूसरी योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य उद्देश्य देश में भारी उद्योगों का विकास करना। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? देखें, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र को सीमित करता है? अनुच्छेद 1 से 5 भाग 1 क्या कहते हो? सही उत्तर हो जा रहा है ना। देखते हैं किसका बी सही हो रहा है। तो सही उत्तर बी होगा इसका, बिल्कुल सही बात है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी बताएंगे? गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक या मुल्तमिस या बलबन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था ना। सही उत्तर भी, जिनका सी सही होगा तो बिल्कुल वो सही होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक किस मोहम्मद गोरी का, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था जिसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश मतलब मामलुक वंश की स्थापना की थी, याद रखना। थोड़ा आप अभी 2 क्वेश्चन और बच रहा है हमारा, 1-2 क्वेश्चन लास्ट में। इससे पहले थोड़ा पॉइंट टू भी नोटेड करते हैं। पॉइंट है तो अभी थोड़ा पॉइंट है, इसमें देखते हैं। देखिए लिखा है ना फ्रेंड, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? मतलब खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक यही था, अलाउद्दीन खिलजी। मार्केट कंट्रोल, कीमत निर्धारण और अनाज भंडार की नीति लागू किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। जहाँ तक क्वेश्चन बहुत बनता है ये क्वेश्चन बहुत बना था, याद रखना। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसमें पूछता है मार्केट कंट्रोल, बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने किया था या बाजार पर नियंत्रण किसने लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था, याद रखना। मंगोलों में आक्रमण को सफलतापूर्वक रोका था, इन्होंने ही रोका था, अलाउद्दीन खिलजी ने। रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा और गुजरात पर विजय प्राप्त की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके सेनापति मतलब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत का अभियान चलाया था, तो याद रखना। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी के बीच में था। गुलाम वंश की संस्थापक ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, ये मूल वंश से मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है ना। ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान भी था कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, मीनार का निर्माण करवाया था, आरंभ करवाया था, जो पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। पूरा तो इल्तुतमिश ने करवाया था, और जो निर्माण जो है ना, इसका स्टार्टिंग जो किया था, आरंभ करवाया था, यही कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इन्हें क्या कहा था? इन्हें कहा जाता है लाख भक्त के नाम से जाना जाता है, जो दानवीर कहा जाता है इन्हें। लाख भक्त मतलब दानवीर थे, बहुत दानी करते थे। ठीक है। चलिए, एक और पॉइंट लास्ट है इल्तुतमिश की। 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक के बीच में हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था कौन? इल्तुतमिश। दिल्ली को स्थायी राजधानी किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। तुगरिल विद्रोह को कुचलकर शासन स्तर किया था इन्होंने ही, मतलब इल्तुतमिश ने। सिक्का प्रणाली, सिल्वर टंका या कॉपर जित्तल शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? उसकी पुत्री थी इसकी, इल्तुतमिश की। एक बलबन साहब के बारे में देखते हैं। बलबन क्या था? 1266 से 1227 ईस्वी में बलबन के बारे में देखते हैं। गुलाम वंश का अंतिम महान शासक कौन था? बलबन था। गुलाम वंश का अंतिम महान शासक कौन था? बलबन था। कठोर अनुशासन और शाही गरिमा पर जोर दिया बलबन ने। न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार किए इन्होंने, बलबन ने ही किया था। जिल्ल ए इलाही, ईश्वर की छाया की अवधारणा किसने किया? बलबन ने। मंगोल आक्रमण से उत्तर भारत की रक्षा की बलबन ने ही की थी। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। मुगल काल में दहसाला प्रणाली नामक भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? बताएंगे। टोडरमल या शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहां। तो भू राजस्व व्यवस्था जो था किसके द्वारा शुरू किया गया था? शेरशाह तो नहीं होगा, टोडरमल के द्वारा। सही उत्तर इसका हो जाएगा ए, टोडरमल के द्वारा। ठीक है ना। देखिए, टोडरमल जो था ना, दहसाला या बंदोबस्त प्रणाली से अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने पिछले 10 वर्षों की औसत उपज और कीमतों के आधार पर डिजाइन किया था। ठीक है ना। ये चीज़ तो टोडरमल के बारे में देखते हैं। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, कौन था? टोडरमल ही था। अकबर के 9 रत्नों में से एक था टोडरमल। प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल ही थे। उन्होंने जाब्ती व्यवस्था या टोडरमल बंदोबस्त लागू किया, जिसमें भूमि मापन और कर निर्धारण व्यवस्थित हुआ। इस प्रणाली से राजस्व व्यवस्था क्या हुआ? स्थिर और पारदर्शी बनी रही। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये शेरशाह सूरी है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं, फिर अकबर देखेंगे, इसके बाद टॉपिक खत्म होगा। तो शेरशाह सूरी 1540 से 1545 में था। देखिए, सूरी वंश का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। अपने शासन में प्रशासनिक और आर्थिक सुधार के लिए प्रसिद्ध था। ये सड़क व्यवस्था, ग्रैंड ट्रंक रोड, डाक व्यवस्था और रुपया मुद्रा की शुरुआत किसने किया था? ग्रैंड ट्रंक रोड या डाक व्यवस्था शेरशाह सूरी ने। न्यायिक प्रिय और कुशल शासक उसने जो है सुल्तान आदिल न्यायिक शासक की छवि बनाई थी। ठीक है ना। चलिए, अकबर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बहुत चर्चित रहते हैं। 1556 से 1602 ईस्वी, 1556 से 1605 ईस्वी के बीच में ये इनका कहानी है। मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन है? अकबर ने ही था। ठीक है ना। हम पढ़े धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई अकबर ने ही। राजपूत नीति, केंद्रीकृत शासन प्रशासन और दीन इलाही जैसी विचारधारा शुरू की अकबर ने ही। ठीक है ना। नवरत्नों बीरबल, टोडरमल, तानसेन आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो यह है अकबर। ठीक है। अकबर के शासन में ना मुगल साम्राज्य क्या थे? सबसे शक्तिशाली थे, याद रखना। अब शाहजहां के बारे में थोड़ा देख लेते हैं मित्रों। देखिए, जहांगीर का पुत्र और मुमताज महल का पति कौन था? शाहजहां था, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइन याद रखना। हाँ, तो वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है ताजमहल, जामा मस्जिद और लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। तीनों याद रखना इस चीज़ को, ताजमहल, जामा मस्जिद और लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। उसके शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। अंत में औरंगजेब ने उसे उम्र कैद कर लिया है। चलिए,
ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन। किस प्रबुद्ध विचारक के विचारों ने विशेष रूप से सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और समान इच्छा की अवधारणा ने फ्रांसीसी क्रांतियों को सबसे अधिक प्रभावी किया? बताएंगे। तो सबसे अधिक प्रभावित किया जो है ना, जीन जैक्स रूसो, मॉन्टेस्क्यू या जॉन लॉक या वॉल्टेयर। बताएंगे कौन सा उत्तर का सही। देखिए इसका सही उत्तर जो मित्रों बन रहा हुआ ना, तो इसका जो सही उत्तर बन रहा है वो आपका जीन जैक्स रूसो होगा। बिल्कुल सही है, जीन जैक्स रूसो आपका सही उत्तर बनेगा। ठीक है ना। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन हम करवाते हैं आप सभी लोगों को। ये क्वेश्चन, ये वीडियो 2-3 बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन इसमें 2-4 क्वेश्चन जरूर बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो कैसा लगा वीडियो? चैनल पे लाइक है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। नई वीडियो मिलते हैं, जो त्रुटि होगी उसके लिए क्षमा कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।